हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। अब हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, दैट इज पार्लियामेंट। ओके, दिस इज नॉट ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो वेरी लेंथी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो वेरी लेंथी। सो दैट्स वाई इसको हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। एंड ऑल्सो देखिए, जहां तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात है, सी बिकॉज ये इतना लेंदी चैप्टर है, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ कवर करूंगा तो फिर से लेक्चर्स 1 घंटे के ऊपर चले जाएंगे। लेक्चर्स विल गो बियॉन्ड 1 आवर। एंड यू नो आई हैव सीन कि 1 घंटे से ऊपर जब लेक्चर्स होते हैं तो ऑब्वियसली अटेंशन स्पान कम हो जाता है। ओके, सो दैट्स वाई टू कीप दोज लेक्चर्स विद इन 1 आवर हम क्या करेंगे कि बेसिकली पहले पार्लियामेंट पूरा कवर कर लेंगे, वी विल कवर इट कंप्लीटली। एंड जब हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, राइट, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कर लेंगे, इंक्लूडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एंड ऑल्सो क्यों? क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो है इट इज ऑलमोस्ट सेम। सारे ज्यादा प्रोविजन जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हैं वो पार्लियामेंट के दे आर सिमिलर टू पार्लियामेंट। तो हमें मेनली फोकस करना होगा यहाँ पर ऑन दी डिफरेंसेस। ओके, ऑन द डिफरेंसेस। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, उनके लिए आई वुड लाइक टू टेल देम दैट दिस इज 3 months फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 लॉन्च्ड बाय प्रेप आईएएस। ओके, और ये कोर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। इसमें आपका दोनों स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन दोनों कंप्लीटली कवर किया जाएगा। साथ ही साथ सी सेट भी है। ऑल्सो देर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑन एवरी संडे। सो बेसिकली आप कुछ भी पढ़ते हो इन दिस लेक्चर और आपको कोई भी डाउट आता है तो हर लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डाउट फॉर्म दिया, आप उस डाउट फॉर्म में अपने डाउट लिखिए एंड वी विल एड्रेस दैट डाउट ऑन संडेज। ओके, ऑल्सो जो भी स्टडी मटेरियल और नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड लास्टली आपको इसमें 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ओके, जहां तक फैकल्टी की डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपको फर्दर डिटेल शेड्यूल चाहिए या रजिस्ट्रेशन लिंक तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। पार्लियामेंट को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। ओके, वी रीड अबाउट पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट देखिए, गवर्नमेंट दो टाइप की हो सकती है इन जनरल। आज की डेट में मॉडर्न टाइप से गवर्नमेंट दो टाइप की होती है। और टू बी मोर स्पेसिफिक, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है दो टाइप से। एक हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएस में है, राइट। एक हो गया पार्लियामेंट्री जो यूके में है। इंडिया ने अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोर मोर सूटेड टू इंडिया, क्योंकि इतने टाइम से जब जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम ही इंट्रोड्यूस किया है। सो इंडिया इज मोर फैमिलियर विद पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक और फायदा है दैट इट इंश्योर्स इट प्रिवेंट्स कि किसी एक पर्सन के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो। ऑल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंश्योर करता है कि देयर इज मोर रिप्रेजेंटेशन। ओके, डाइवर्स लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले एंड देयर इज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो दीज वर सम की फीचर्स जिसके कारण इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। ओके, एंड ऑल्सो पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे ही हम बोलते हैं तो दो की फीचर्स है उसके। वन इज दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव मतलब आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। एंड आगे आप देखोगे कि हाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल, कि एग्जैक्टली ये रिस्पॉन्सिबल कैसे है। ओके, बट हियर इतना समझ लीजिए कि मतलब एग्जीक्यूटिव कुछ भी करता है, सो इफ देयर इज एनी एनीथिंग दैट इज डन बाय द एग्जीक्यूटिव, then it has to answer to the legislature. Legislature can ask questions to executive about its what it has done or what it has not done. Okay, and also अगर executive well perform नहीं करता तो there could be a no confidence motion. नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव इन लेजिस्लेचर, और अगर ये पास हो जाता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, राइट, इट इज डिसमिस्ड। ओके, ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इट इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। अब कैसे? सो बेसिकली जो भी एग्जीक्यूटिव है इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ लेजिस्लेचर, सो दिस इज वन इंटरडिपेंडेंस। ऑल्सो जब भी कभी पार्लियामेंट को समन करना, प्रोरोग करना,
ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, हु इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ओके, नाउ जहां तक हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो प्लीज रिमेंबर दिस, प्रेसिडेंट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि कोई भी बिल एक लॉ नहीं बन सकता विदाउट प्रेसिडेंट, विदाउट द एसेंट ऑफ president. So that's why president is an integral part of parliament. Please remember this. अगर आपको क्वेश्चन आए प्रीलिम्स में कि which of the following is part of parliament और लोकसभा, राज्यसभा, president दे, तो it will be all of the above. Okay. Now some key features of parliamentary system, that there are nominal and real executive. Real तो आपको समझ में आ गया, council of ministers headed by PM. Okay, and nominal will be president. Okay, there is majority party rule, right? Majority party rule basically जो भी political party है who has secured maximum number of seats in the Lok Sabha will form the government. Okay, collective responsibility, that means all the members swim or sing together, and I think मैंने इसको पिछले lectures में काफी अच्छे से elaborate किया था आपके लिए. ओके, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसमें जो भी मेंबर्स होते हैं दे हैव सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या सिमिलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ओके, सो दिस इंश्योर्स पॉलिटिकल होमोजेनिटी. डबल मेंबरशिप, सो मेंबरशिप ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. एंड ये आप समझ सकते हो, बेसिकली जो लेजिस्लेचर इलेक्ट होता है, फिर इसी में से जिनकी मेजोरिटी होती है वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, and they become ministers. Okay, they become ministers. So they are also ministers in executive and they are also legislators in the parliament. Okay, so this is called double membership. Again इसमें एक exception है जो आप जानते हो 6 months का, कि 6 months तक one can become a minister without being a member of parliament. Okay, there is leadership of prime minister. Okay, so prime minister is an important functionary in parliamentary system and he provides the leadership, and also the provision for dissolution of lower house. So जो lower house है, that is Lok Sabha, could be dissolved. Okay, अगर state legislative assembly, अगर state की बात करें तो उनके वहां हो जाती है state legislative assembly, it could be dissolved. And another important feature is secrecy, that जो union council of ministers है, that is council of ministers है, उसमें जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सब एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं कि जो भी उनको बीइंग अ मिनिस्टर जो भी चीजें पता चलती हैं, वो ऑल दैट दे गेट टू नो अबाउट फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बीइंग अ मिनिस्टर, दे विल नॉट डिस्क्लोज इट अंटिल अनलेस रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. ओके, अब जहां तक कंपोजिशन की बात है, सो पहले हम देखते हैं कंपोजिशन राज्यसभा की. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 240. एट प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है इट इज 245, राइट? 238 are to be representatives of the state and 12 will be nominated members. Okay, 238 will be representatives of the state and 12 will be nominated members. Okay, again ये nomination कौन करता है? President. Okay, and president does this nomination from for the persons who have done something significant in fields of art, science, literature, so on and so forth. जहां तक ये जो representatives of state and UTs हैं, तो इसमें देखिए ये सब आपको डिटेल अगेन मैं बता रहा हूं आपको, फोर्थ शेड्यूल में मिल जाएगा कि किस स्टेट और किस यूटी को कितने मेंबर्स कितने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं राज्यसभा में. ओके, और बस 3 यूटीज ऐसी हैं विच हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. अगेन ये आपके लिए होमवर्क है, या आप खुद कमेंट्स में बताइए वो कौन सी 3 यूटीज हैं. ओके, एक तो मैं आपको बता सकता हूं, बट अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज राइट इन कमेंट. ओके, सो बेसिकली एक तो आपकी दिल्ली हो गई, एक हो गई JNK, एंड एक और प्लीज बताइए एक और कौन सी ऐसी यूटी है विच हैज रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. ओके, इट इज पुडुचेरी. सो दीज आर 3 यूटीज विच हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. ऑल्सो जो भी सीट्स अलॉटेड होती हैं किसी स्टेट को, राइट, सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट इन राज्यसभा आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन. ओके, सो दैट्स व्हाई आप देखोगे कि यूपी के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हैं. ओके, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है जैसे सिक्किम वगैरह हो गए उनके पास बहुत ही कम सीट्स हैं. ओके, सो बिकॉज सीट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. अगर आप अमेरिका में देखो तो अमेरिका में बोलते हैं इसको सीनेट. सीनेट जो विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स,
वहां हर स्टेट को देयर आर 50 स्टेट्स एंड एवरी स्टेट हैज 2 मेंबर्स। हर स्टेट को 2 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं सीनेट में। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो है सीट्स आर अलॉटेड ऑन टू इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और इलेक्ट कैसे होते हैं मेंबर्स? सो दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट? एंड इन केस ऑफ यूटी एक इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कंस्टिट्यूट किया जाता है इसी पर्पस के लिए। ओके, सो जहां तक स्टेट्स की बात है तो उनके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां के मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं। ओके, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव सेंड करते हैं टू राज्यसभा। और यूटीज के केस में एक इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली बनता है। ओके, एंड अगेन ये इलेक्टोरल कॉलेज इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। ऑल्सो ये जो इलेक्शन होता है इट हैपेंस एज पर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई होप यू ऑल नो व्हाट दिस मींस, क्योंकि इसको मैंने प्रेसिडेंट को जब पढ़ाया था तो बड़ी ही डिटेल में आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था। ओके, मूविंग ऑन, नाउ कंपोजिशन देखते हैं अब हम लोकसभा की, राइट? सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 552। ओके, सो अगेन प्रेजेंट सीट्स कितनी है प्लीज बताइए। ऑल्सो इज इट 552? आप बताइए कि क्या 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज स्टिल 552? तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, नाउ प्रेजेंटली कितनी सीट्स है? प्रेजेंटली हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा? ओके, देयर आर 500 500 just a second. So presently there are 543 seats only, क्योंकि इससे पहले 545 थी सीट्स, बट इसमें से 2 सीट्स जो एंग्लो इंडियंस को दी जाती थी, राइट, they have been abolished after 104th constitutional amendment act. Okay, so अब जो सीट्स बची हैं there are only 543 seats. Okay, representatives of states can be 530, representative of UT can be 20, and nominated members are 0 in Lok Sabha now. Now there are 0 nominated members in Lok Sabha after 104th constitutional amendment act. Okay, also Lok Sabha may be like Rajya Sabha, seats are allotted to states on the basis of their population. Okay, and members here are directly elected. राज्यसभा में इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, यहाँ पर मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। यूटीज में जो इलेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ बाय पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि लोकसभा में इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो फॉर लोकसभा टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा व्हाट इज डन इज कि जो पूरे जो कंट्री है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, राइट? स्टेट्स को, हर स्टेट को भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, फॉर इलेक्शंस। एंड अगेन जो सीट्स का अलोकेशन होता है वो इन 2 प्रिंसिपल्स पे होता है फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली देखिए होता क्या है कि स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शंस टू लोकसभा एंड सीट्स आर अलोकेटेड, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो लोकसभा को सीट्स अलोकेट होती हैं इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बट वहां पर भी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखने के लिए ये 2 जो प्रिंसिपल्स हैं ये फॉलो किए जाते हैं। दीज 2 प्रिंसिपल्स आर फॉलोड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली किसी एक स्टेट को कितनी सीट्स अलोकेटेड हैं लोकसभा में, उसका रेशियो ऑफ द सीट्स टू पॉपुलेशन शुड बी सेम फॉर ऑल स्टेट्स। तो मान लीजिए कोई एक स्टेट है उसको 100 सीट्स अलोकेट की है, राइट, और उसकी पॉपुलेशन एक लाख है। तो ये रेशियो कितना हो गया? 1000। सो अगर अब कोई स्टेट है, अब कोई स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 1000 है तो उसको कितनी एक सीट मिलनी चाहिए, बिकॉज दिस विल इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी। बट अगेन यहाँ पे एक चीज है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब जितने जहां तक पॉसिबल है, जितना प्रैक्टिकली ये रेशियो सिमिलर रख सकते हैं तब तक। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो रेशियो है इट शुड बी सेम। ओके, इट इज एज फार एज प्रैक्टिकेबल। ओके, दैट्स व्हाई आप देखोगे कि यूपी जो है वहां पर रेशियो कुछ और आ जाता है अब, और जो दूसरी कुछ जगह है वहां रेशियो कुछ और आ जाता है। ओके, वो डिस्टॉर्शंस भी आगे हम पढ़ेंगे कि डिस्टॉर्शंस क्यों आती हैं। ओके, सो पहली चीज तो जो है
लोकसभा में इलेक्शंस के लिए क्या है, हर स्टेट को सीट्स दी जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ऑल्सो हर स्टेट को डिवाइड कर दिया गया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा आता है इलेक्ट होके लोकसभा में। ओके, और जो सीट्स अलोकेट होती हैं टू अ स्टेट इन लोकसभा, उस सीट्स का और पॉपुलेशन का रेशो एज फार एज पॉसिबल सेम होना चाहिए सारे स्टेट्स के लिए। सो दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्टेट्स। तो ये वाला एस्पेक्ट जो इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन स्टेट्स। दूसरी चीज, रेशियो ऑफ सीट्स टू पॉपुलेशन फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट शुड बी सेम। सो बेसिकली विद इन स्टेट भी हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है, जो पॉपुलेशन जो है और नंबर ऑफ सीट्स जो है, अगेन नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है, 1 ही होती है। सो जो पॉपुलेशन जो है हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की एज फार एज पॉसिबल सेम होनी चाहिए। अगेन ये क्यों है, व्हाई इज देयर, व्हाई ये प्रोविजन क्यों है यहाँ पर ऐसा? दिस इज टू इंश्योर इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, राइट? सो इट इंश्योर्स कि प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो रहे हैं लोग। ओके, इट इंश्योर्स इक्वल वैल्यू फॉर वोट, इक्वल वैल्यू फॉर वोट। अगर देखिए ये नहीं होगा तो मान लीजिए कहीं पर एक रिप्रेजेंटेटिव 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहीं एक रिप्रेजेंटेटिव 1,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, दिस इज टू इंश्योर वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। सो अब अगर आप इधर देखोगे तो इधर 1 लाख लोग मिलके एक बंदे को इलेक्ट कर रहे हैं। ओके, इधर 1,000 मिलके एक बंदे को इलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज नॉट अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यही सब इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये दो कंडीशंस रखी गई। अगेन देयर इज सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट्स अ जियोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हम यहाँ पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे थे, राइट? और देखिए ये जो सिस्टम, जिस सिस्टम के थ्रू ये इलेक्ट होते हैं, इट इज कॉल्ड दी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो जो अ कैंडिडेट हु सिक्योर्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो बेसिकली क्या होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में? ये एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है, से T1, यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा के। यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स है, से A, B, C एंड D। अब इसमें इलेक्शंस हुए, वोटिंग हुई। A को मिले 20% वोट, B को मिले से 18%, C को मिले से मान लो 25% और D को मिल गए से अगेन 19% वोट्स। सो बेसिकली आप देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, कौन जीतेगा? C would win, C would win. Again, C is winning despite not securing majority. So सबसे ज्यादा जो majority here means who secures most number of votes. Most number of votes is elected. Okay, who secures most number of votes is elected in the first past the post system. So आपको first past the post system भी समझ में आ गया होगा। Now अगला important aspect है delimitation of constituencies. So basically again delimitation की जरूरत क्यों है? To ensure uniformity of representation, जो पिछला एस्पेक्ट था, और to ensure one vote one value, and to sort out any distortions in representation. So basically कॉन्स्टिट्यूशन ने ही प्रोविजन दिया है अंडर आर्टिकल 82 फॉर व्हाट? ये जो चीज है ना, ये जो चीज है आपकी यहाँ पर, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 81, राइट? और इसी चीज को इंश्योर करने के लिए डिलिमिटेशन होता है, दैट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 82। नाउ अंडर आर्टिकल 82 इट कॉल्स फॉर रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा। किस चीज का रीएडजस्टमेंट होगा? What will be readjusted after every census? The allocation of seats in Lok Sabha to state. मतलब एक स्टेट को लोकसभा में कितनी सीट्स मिली हैं, वो allocation it will be readjusted after every census as per article 82. And again it also calls for कि within division of each state into territorial constituency. So हर एक स्टेट में कितने territorial constituencies होंगी, ये डिवीजन भी, और कैसे होंगी, कितना एरिया कवर करेंगी, ये डिवीजन भी रीएडजस्ट होगा आफ्टर ईच सेंसस। सो अगेन दिस इंश्योर्स की चेंजिंग पॉपुलेशन के साथ, नाउ बेसिकली दिस इंश्योर्स डिलिमिटेशन इंश्योर्स दैट विथ चेंजिंग पॉपुलेशन
जो है रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स प्रॉपर, रिप्रेजेंटेशन रिमेन्स प्रॉपर। सो क्योंकि बेसिकली देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पूरा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, लोग डायरेक्टली कुछ नहीं करते, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, सो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर रहे लोगों का, इसीलिए ये जो है डिलिमिटेशन किया जाता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स द पार्लियामेंट फॉर डिलिमिटेशन। ओके, सो किसके पास पावर है ये आर्टिकल 82 में ये काम करने के लिए, रीएडजस्टमेंट करने के लिए? पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है। ओके, फॉर डिलिमिटेशन। ओके, एंड इसी पावर के लिए पार्लियामेंट ने इनेक्ट किए थे डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स अंडर 1952, 1962, 1972 एंड 2002। ओके, आप बेसिकली यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इट फ्रोज एनी रीएडजस्टमेंट टिल 2000 ऑन द बेसिस ऑफ 1991 सेंसस पॉपुलेशन। तो जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, ये आया था 1976 में, तब तक जो जो डिलिमिटेशन किया हुआ था वो 1971 का जो सेंसस था उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन किया हुआ था, उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे देयर वाज अलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स, और जो स्टेट्स की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो डिवाइड की गई थी। बट इन 1976 इट वाज रियलाइज्ड कि इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बेसिकली जो स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको ज्यादा सीट्स मिल रही है लोकसभा में। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो हमारा ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन कंट्रोल का, ये उसके अगेंस्ट जा रहा था। तो इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने froze all the readjustment till 2000 on basis of 1971 census population. So basically इससे क्या था, it was mainly done to ensure population control, to ensure that states focus on population control. तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने डिलिमिटेशन पे फ्रीज लगा दिया। अब कोई चेंज नहीं होगा इन द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर गिवन टू स्टेट्स इन लोकसभा और इन चेंजेस इन दी नंबर ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट। ओके, फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया, so it extended the freeze till 2026. Okay, so it further extended, क्यों further again extended for the purpose of for the purpose of population control. Okay, but one thing was it allowed for readjustment and rationalization of territorial constituencies in the state. तो ये जो सेकेंड पोर्शन था ये अलाउ कर दिया। so basically स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब हुआ क्या होगा कि 1971 के बाद पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, से कोई स्टेट है इसमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, T2, T3 ऐसे हैं, ठीक है। अब 1971 की पॉपुलेशन के बेसिस पे तो पॉपुलेशन बढ़ गई, तो हो सकता है कि T1 में पहले एक ही बंदा था जो रिप्रेजेंट कर रहा था। सो नाउ इसकी पॉपुलेशन पहले 1000 थी, अब आज की डेट में इसकी पॉपुलेशन हो गई 10,000। ओके, जबकि T2 था इसकी पॉपुलेशन मान लीजिए 1000 थी तब, इसकी घट के हो गई 500। सो बेसिकली रीएडजस्टमेंट मतलब इनकी बाउंड्रीज ऐसी चेंज कर दी जाए कि T1 को छोटा कर दिया जाए, इसको बड़ा कर दिया जाए। सो ये रीएडजस्टमेंट करना अलाउड था बाय 84th अमेंडमेंट एक्ट, और ये रीएडजस्टमेंट होता 1971 1991 सेंसस के बेसिस पे, जो पॉपुलेशन 1991 का सेंसस है उसके बेसिस पे होता। फिर आया आपका 87th अमेंडमेंट एक्ट, so it also called for readjustment and rationalization on the basis of 2001 census. Again इसमें देखिए नंबर ऑफ सीट्स इन दोनों केसेस में, in this as well as this, number of seats in Lok Sabha to states was not changed. बस चेंज क्या किया गया था कि जो है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका रीएडजस्टमेंट हुआ था। ओके, नाउ मूविंग ऑन, सो अगेन डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। नाउ इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, इसकी कंपोजिशन होती है, देयर इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, chief election commissioner and respective state election commissioners. Okay, so please remember, very important. Now functions की बात की जाए, so again वही जो आपको पहले बताया कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी बाउंड्री, राइट, उनकी बाउंड्रीज क्या होंगी, एंड टू इंश्योर की सब कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन जो है नियरली इक्वल है। एंड ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं ये है to identify seats reserved for scheduled caste, scheduled tribes whenever there is population, जहां भी उनकी population SC ST की population ज्यादा है तो उनके लिए कौन सी सीट रिजर्व्ड होगी। ओके, क्योंकि लोग आप आगे पढ़ोगे कि लोकसभा में
seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribe on the basis of their population. ओके एक स्टेट में उनकी कितनी पॉपुलेशन है उस बेसिस पे उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं. ओके सो कौन सी सीट्स उनके लिए रिजर्व करनी है, दिस इज आइडेंटिफाइड बाय डीलिमिटेशन कमीशन. प्लीज इसको ध्यान में रखिए. ओके now it is a powerful and independent body. It is also called a high powered body. Okay, high powered body. And it whatever जो ये डिसीजन लेती है डिलिमिटेशन कमीशन, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. एंड अगेन एक और चीज मुझे हाईलाइट करने दो यहाँ पर, दैट ये जो डिलिमिटेशन कमीशन हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी जो है एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है, यू नो, फॉर डिलिमिटेशन ऑफ J&K. जम्मू एंड कश्मीर के डिलिमिटेशन के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है, जम्मू एंड कश्मीर प्लस 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए. और इसको जो है रिसेंटली ही इसको 1 साल का और एक्सटेंशन दिया. सो यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस करंट एस्पेक्ट इन द स्टैटिक पार्ट. ओके ऑल्सो जो भी ऑर्डर्स हैं, वॉटेवर जो भी ऑर्डर्स होते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, दे आर लेड बिफोर लोकसभा एंड रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज. तो कई बार स्टेट के अगर स्टेट की में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज कर रहा है, क्योंकि ये जैसे डिलिमिटेशन कमीशन बनती है तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं उसके लिए भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उनको भी चेंज करता है. तो जब उनको चेंज करता है तो तब इनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए. आई होप दिस इज क्लियर कि कौन से ऑर्डर लोकसभा को जाते हैं और कौन से ऑर्डर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को जाते हैं, राइट. और जो भी इनके ऑर्डर है उसमें मॉडिफिकेशंस आर नॉट परमिटेड. ओके इनके ऑर्डर में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं की जाती. ओके राइट. लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब हुई थी? जुलाई 2002 में स्टार्ट हुई थी एंड कंप्लीटेड ऑन May 31st 2008 एंड बेस्ड ऑन 2001 सेंसस, राइट. सो इसमें अगेन इट ओनली रीएडजस्टेड द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा एंड असेंबली सीट्स. ओके जो लोकसभा की एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी और असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनकी जो बाउंड्रीज थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उनका जो है बाउंड्रीज ही एडजस्ट की थी, कोई नंबर में चेंज नहीं किया था. ओके एंड ऑल्सो रिवर्क द नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स. तो रिजर्व सीट्स कितनी थी उसको कितनी होनी चाहिए एज पर पॉपुलेशन वो बताया गया. ओके अगेन जो इसमें करंट अफेयर्स में एज मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि एक डिलिमिटेशन कमीशन अभी अपॉइंट की गई है टू रिड्रॉ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ J&K, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. सो वेरी इंपॉर्टेंट, right, very important. Okay now reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes. So again already मैंने आपको बताया on the basis of population ratio. So here population ratio का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई स्टेट है, राइट, उसमें मान लीजिए जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो है 10,000 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो आपके हैं 100. सो इसका रेशियो कितना आता है? इसका रेशियो आपका आ जाएगा 100 by 10,000 या 10,000 by 100. सो कितना रेशियो आ जाएगा आपका? इसका रेशियो आ जाएगा 100. सो अब बेसिकली सीट्स भी कितनी होंगी? मान लीजिए यहाँ पर 100 सीट्स थी. सो अब SC ST उनके लिए सीट्स कितनी होगी? 1 ही होगी, बिकॉज ये जो पॉपुलेशन का रेशियो है ये सेम होना चाहिए सीट्स के रेशियो का. मतलब जो है बेसिकली, सो यू कुड से इट लाइक दिस, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जस्ट अ सेकेंड, population of state divided by population of say ST in state should be equal to number of seats, total number of seats कितनी मिली है उस स्टेट को in लोकसभा, divided by number of seats for reserved for scheduled tribe. So number of seats reserved for scheduled tribe. So ये जो दो रेशियोज होने चाहिए ये सेम होने चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. ओके और अगर हमें ये निकालना है तो हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम इजीली ये निकाल सकते हैं. ओके एंड दिस इज ऑल्सो डन बाय डिलिमिटेशन कमीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एज पर 87th अमेंडमेंट एक्ट. ओके नाउ ड्यूरेशन की कितने व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस. सो जैसे राज्यसभा की बात की जाए, सो इट इज अ परमानेंट हाउस, इट इज अ कंटिन्यूइंग चैम्बर.
राज्यसभा हमेशा चलता रहता है, इट नेवर डिसॉल्व्स, ओके, इट इज अ कंटिन्यूइंग चेंबर, परमानेंट बॉडी, इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ओके। तो होता क्या है, इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, और फिर वो जो है नए मेंबर्स इलेक्ट होते रहते हैं। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड, 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड एवरी 2 years। नाउ मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन, जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं दे कैन गेट री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन, ओके। एंड ऑल्सो जो टर्म होता है ऑफ इसके जो मेंबर्स का, इट इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनका टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, उनका टर्म सिर्फ इट इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ने अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कितना फिक्स किया इनका टर्म, 6 years। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, प्लीज इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जो टर्म है मेंबर्स का राज्यसभा का, इट इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन but it is fixed by the parliament, and under representation of people's act it is 6 years, okay। लोकसभा की बात की जाए तो नॉर्मली इसका टर्म होता है 5 साल का, बट इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर इट्स टर्म, एंड ऑल्सो जब इमरजेंसी टाइम होता है तो इसका टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 1 year एट ए टाइम, 1 year एट ए टाइम फॉर इन्फिनिट पीरियड, जब तक हर बार जितनी बार अप्रूवल होता रहेगा 1 year एट ए टाइम उसका जो है लाइफ एक्सटेंड होती रहेगी, ओके। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। सो आप देख रहे हो यहाँ पर सारा डेटा है, बेसिकली सारे की रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस हैं। अगेन आपको क्या है मेनली इसमें रिवाइज करने पे फोकस करना होगा। सो देखिए, अगर किसी को मेंबर बनना है पार्लियामेंट का तो उसको ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसको मेंबर कंटेस्ट होने के लिए ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सो किसी को मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, he should take a oath, okay, जिसमें वो allegiance करे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। एज एज should be more than 30 years and more than 25 years for Lok Sabha and more than 30 years for Rajya Sabha। Other qualifications determined by the parliament। So parliament ने और दूसरी क्या qualifications रखी है to contest as a member of to contest for a member of parliament, that he should be registered as an elector for parliamentary constituency। एंड अगर रिजर्व सीट की बात कर रहे हैं तो ही शुड बी ए मेंबर ऑफ SC/ST टू कंटेस्ट फॉर रिजर्व सीट, ओके। सो ये दो रिक्वायरमेंट्स है, दैट शुड बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगेन देखिए, पहले राज्यसभा के लिए क्या था कि जिस स्टेट से वो जो पर्सन है, पहले राज्यसभा में ये था कि जिस स्टेट की सीट से कोई इलेक्ट होना चाहिए उसी स्टेट में ही शुड बी एन इलेक्टर। बट ये कंडीशन जो है अब रिमूव कर दी गई है। अब राज्यसभा में मान लो कोई पर्सन इलेक्ट होना चाहता है राज्यसभा में थ्रू अ सीट फॉर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीट से कोई पर्सन जस्ट अ सेकेंड, तो कोई पर्सन राज्यसभा में इलेक्ट होना चाहता है हिमाचल प्रदेश की सीट से, ओके। बट अगर वो रजिस्टर्ड इलेक्टर राजस्थान में तो भी अब वो अब जो है वो इलेक्ट हो सकता है फ्रॉम सीट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर उसे हिमाचल प्रदेश की सीट से राज्यसभा में जाना होता सो ही नीडेड टू बी अ मेंबर ऑफ ही नीडेड टू बी अ इलेक्टर इन हिमाचल प्रदेश, ओके। उसको हिमाचल प्रदेश में ही एक इलेक्टर होना था, बट अगेन इट वाज स्ट्रक डाउन लेटर एंड दिस रिक्वायरमेंट वाज रिमूव्ड। नाउ अब उसको बस इलेक्टर होना है किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो कहीं से भी ही कुड बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओके। एंड लोकसभा के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सो आप अल्टीमेटली बस यही याद रखिए, ओके। नाउ जो डिस्क्वालिफिकेशंस की बात होती है, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो डिस्क्वालिफिकेशंस की बात होती है, सो इट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस। दो तरीके से होता है, एक तो वन दैट इज डिस्क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड वन इज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। सो एक टाइप की होती है जो प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ ECI डिसाइड करता है, और एक ये जो डिफेक्शन में होती है ये कौन डिसाइड करता है, स्पीकर, स्पीकर और द चेयर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जो है दो टाइप्स की होती है। तो यहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन है दीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ये सब, दैट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, being of unsound mind, being undischarged insolvent, और being not a citizen of India, या वो voluntarily कहीं और की citizenship acquire कर लेता है, so in that case he becomes disqualified to be a member, okay। Also disqualifications by a law made by the parliament, यानी पार्लियामेंट ने बाय लॉ और भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस रखी हैं
तो उन केस में भी वन बिकम्स डिस्क्वालिफाइड। ओके, सो इसमें आप सब जानते हैं देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका सेक्शन 8 है, राइट। सेक्शन 8 में जो है सारी डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी हैं, और भी दूसरी जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस, या कोई भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ he or she is convicted for any offense जिसके लिए imprisonment 2 साल से ज्यादा होगी, then he is disqualified, or failure to lodge election expenses, or one practicing untouchability, dowry or other social crimes or etc. So इन सब चीजों के लिए ये सब कहाँ mentioned है? Where is all this mentioned? All this is mentioned in Representations of People Act 1951, which was passed by Parliament. Okay. दूसरा, जहां तक अगर हम डिफेक्शन की बात करें, अगेन आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो डिफेक्शन में बात करें, सो अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर हियर मीन आई मीन कि समवन इज इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट, सो अगर वो जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ है उस पार्टी का मेंबरशिप छोड़ दे, राइट, गिव्स अप दैट मेंबरशिप ऑफ दैट पार्टी, देन ही कुड बी disqualified on the ground of defection, or if he votes contrary to the direction given by the party जिसके पार्टी के टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है, so again he could be disqualified. और जहां तक इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात आती है, जो किसी भी पार्टी के टिकट पे इलेक्ट नहीं हुए, अगर वो इलेक्ट होने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, देन दे कुड बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन. अब नॉमिनेटेड मेंबर की बात की जाए, सो अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नॉमिनेशन के 6 महीने के बाद ज्वाइन करते, इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर, सो अगेन दिस इज अ वेरी पेक्यूलियर काइंड ऑफ कंडीशन, यूनिक काइंड ऑफ कंडीशन, कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नॉमिनेट होने के 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, देन ही कुड बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. ओके, ये डिसीजन कौन लेता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ओके, मूविंग ऑन नाउ, किस कंडीशन में जो है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाती है या वेकेट हो जाती है? वन इज डबल मेंबरशिप, अगर वो दोनों हाउसेस का मेंबर है, इफ ही इज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस. मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि इफ इज मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेंबर है, तो इन दैट केस ही हैज टू टेल हिज प्रेफरेंस कि कौन से हाउस का. सो पहली कंडीशन में दोनों में इलेक्ट हो गया, सो देन ही हैज गिवन सम टाइम कि 10 दिन में वो अपनी प्रेफरेंस बताए कि किस हाउस में वो अपनी सीट रिटेन करना चाहता है. अगर वो नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट उसकी राज्यसभा की सीट चली जाती है और लोकसभा की सीट मिल जाती है. बट मान लीजिए वो सिटिंग मेंबर है, यानी मान लीजिए वो लोकसभा का मेंबर है और राज्यसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करता है, तो इन दैट केस उसकी लोकसभा की सीट चली जाएगी. सिमिलरली अगर राज्यसभा का मेंबर है और सिटिंग मेंबर है और लोकसभा को कंटेस्ट करता है, तो उसकी राज्यसभा की सीट चली जाएगी. तो आई होप डबल मेंबरशिप में, बोथ हाउसेस के मेंबरशिप में कौन सी सीट जाती है आपको क्लियर है. अगर एक ही हाउस में लोकसभा या राज्यसभा में 2 सीट्स हैं उसके पास, सो अगेन ही हैज टू चूज कि कौन सी एक सीट में उसको ज्वाइन करना है. अगर वो दोनों सीट, अगर वो नहीं बताता तो दोनों सीट वेकेट हो जाती, बोथ सीट्स आर वेकेटेड. ओके, एंड सो ऑल्सो इफ ही इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट का भी मेंबर है और किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर है, सो अगेन उस केस में ही हैज टू टेल कि विच सीट ही इज टू गिव अप. अगर नहीं बताता तो पार्लियामेंट की सीट चली जाती है एंड ही रिमेन्स अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पर, डिफेक्शन या जो आर्टिकल 101 है आपका, अंडर आर्टिकल 101 जो डिस्क्वालिफिकेशन है. ओके, रेजिग्नेशन. ओके, रेजिग्नेशन, अगर वो रिजाइन कर सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपना रेजिग्नेशन देके, सो इन दैट केस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी सीट वेकेट हो जाती है. एब्सेंस, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एब्सेंट है फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज विदाउट परमिशन, ओके, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सारी मीटिंग्स हैं पार्लियामेंट की उसमें से एब्सेंट है विदाउट परमिशन फॉर 60 डेज, देन ही कुड बी उसकी सीट जो है खाली हो जाती है, वेकेट हो जाती है. ओके, सो अगेन इसमें वो चीज, कोई ऐसा पीरियड इंक्लूड नहीं होता जो जिसके लिए हाउस प्रोरोग्ड है या जब 4 दिन से ज्यादा के लिए हाउस एडजर्न्ड है. अगेन एडजर्नमेंट क्या है ये है आप आगे देखोगे, प्रोरोग करना क्या है ये आप आगे देखोगे. नाउ इलेक्शन जो है, अगर जो है इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट, तो बेसिकली जो आप देखते हो
इनका इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, इसके ऊपर जुडिशन होती है कोर्ट की, हाई कोर्ट में। अगर इलेक्शन आरपीए में दे रखा है कि अगर किसी को कोई डिस्प्यूट है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के, तो वो एक इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। अगेन प्लीज इसको ध्यान में रखिए, इलेक्शन पिटीशन फाइल कहाँ करते हैं? हाई कोर्ट में, ओके। और अगर हाई कोर्ट उसके इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर करता है तो अगेन एक वैकेंसी हो जाती है उसकी सीट में, ओके। आइदर ही इज, और दूसरी कंडीशन क्या है? ही इज एक्सपेल्ड बाय द हाउस, ही इज, दैट पर्सन इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और अपॉइंटेड एज गवर्नर। इन सब केसेस में जो उसकी जो सीट है पार्लियामेंट में वो वैकेट हो जाती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। अगेन आई नो थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा बोरिंग, बट प्लीज बेयर विथ मी, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए। इनफैक्ट जब हम तीनों पार्ट्स कर लेंगे उसके बाद जब आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। सो आई होप आपको पता चल गया होगा किन केसेस में एक वैकेंसी आ जाती है इन दी इन अ सीट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। जहां तक ओथ सैलरी अलाउंसेस की बात है, सो इट इज लेस इंपॉर्टेंट, सैलरी एंड अलाउंसेस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड member of parliament have to take a oath before president, and without oath they cannot vote, participate in the proceedings of house and does not become eligible for parliamentary privileges or immunities. तो बिना oath के ये सब नहीं किया जा सकता, प्लीज कीप दिस इन माइंड। अब हम आते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। एंड सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो अगेन जो इलेक्शन होता है इसका, ही इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स, ओके। सारे मेंबर्स वोट करके इलेक्ट करते हैं किसी एक को एज स्पीकर, राइट। एंड एक कन्वेंशन है, यूजुअली जो स्पीकर होता है ही इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। जो टेन्योर है, टेन्योर इज लाइफ ऑफ लोकसभा, ओके। जितनी लोकसभा की लाइफ है उतनी टेन्योर होता है, अगेन। एंड अगर लोकसभा डिसॉल्व, अगर लोकसभा प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होता है या यूं ही नॉर्मली डिसॉल्व हो गया और नए मेंबर नहीं आए, तो जब तक जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा नहीं मीट करता तब तक जो है ये स्पीकर है, ही रिमेन्स इन दी ही रिमेन्स द स्पीकर। जो पिछला स्पीकर है वो उसका टेन्योर बियॉन्ड 5 इयर्स भी जा सकता है, या जब तक डिसॉल्व होकर नया लोकसभा नहीं बनता तब तक जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा रिमेन्स इन ऑफिस। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी अ क्वेश्चन हैज कम ऑन दिस, ओके। अब किस केसेस में उसके ऑफिस की वैकेंसी आ जाती है? इन विच केसेस देयर इज अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर? वन, इफ ही सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, राइट, कि अगर डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी कंडीशन में, ओके, या किसी भी कारण जो आपका स्पीकर है अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है, सो इन दैट केस जो है स्पीकर का जो ऑफिस है वो वेकेट हो जाता है। Now he could, the speaker could resign to writing to deputy speaker, मतलब deputy speaker को अपना resignation submit कर सकता है, or could be removed. So this is very important. So how could the speaker be removed? By a resolution of a majority of all then members. Then again this is what is effective majority. Okay, please I hope you remember हमने पहले कवर किया था कि effective majority क्या होती है। That means that total number of seats माइनस वैकेंट सीट्स। सो इसमें एब्सेंट वाली सीट्स को हटाया नहीं जाता, ओके। इसमें एब्सेंट वाली सीट्स को हटाया नहीं जाता, ओके। नॉर्मली प्रेजेंट इन वोटिंग होता है, वो नहीं है, दिस इज अ इफेक्टिव मेजोरिटी, ओके। प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ऑल्सो कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन या मोशन जो पास रिजोल्यूशन है, फॉर दिस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस रिजोल्यूशन यू नीड टू गिव 14 days एडवांस नोटिस, ओके। एंड अगर कोई भी ऐसे रिजोल्यूशन पे डिस्कशन चल रहा होगा विच इज फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, सो इन दैट केस स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड। एंड ऑल्सो इन दैट केस, ऐसे रिजोल्यूशन के केस में प्लीज कीप दिस इन माइंड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जब ऐसा कोई रिजोल्यूशन चल रहा होगा जिसमें स्पीकर के रिमूवल की बात है, in which there is talk of removal of a speaker, in that case speaker can vote only in first instance but not in case of tie, okay. now role जो देखा जाए इसका काफी डाइवर्स रोल है, he is the head of the lok sabha, guardian of powers and privileges, okay। और भी बहुत सारे रोल्स हैं, ओके। जहां तक इन पावर्स और ड्यूटीज हैं स्पीकर की, ये 3 सोर्सेज से आती हैं, प्लीज रिमेंबर देम, ओके।
what are the three sources from which powers and duties of a speaker are derived? That is constitution, rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha, and parliamentary conventions. Okay, इन तीन सोर्सेस जो है जो है स्पीकर को पावर्स मिलती हैं, उनकी ड्यूटीज डिफाइन होती है. ओके, और पावर्स और फंक्शंस क्या है? मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम. सो बेसिकली अगर कोई ऑर्डर और डेकोरम नहीं मेंटेन करा तो स्पीकर के पास पावर होती है जिसको सस्पेंड कर सकता है. इवन ही कुड एक्सपेल हिम. ओके, ही इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, ओके, ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा. ओके, सो ये सारी चीजों का फाइनल इंटरप्रेटर विद इन द हाउस कौन है? स्पीकर. इंश्योर कोरम. कोरम मीन्स कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए फॉर इंश्योरिंग दी, ताकि जो पार्लियामेंट चले, राइट, ताकि लोकसभा चले, सॉरी लोकसभा चले उसका. और कोरम है 1/10 ऑफ द मेंबर्स, 1/10. ओके, सो अगर 1/10 मेंबर नहीं होगे तो स्पीकर एडजर्न कर देता है, राइट, लोकसभा को. एंड कास्टिंग वोट. नाउ हियर प्लीज कीप दिस इन माइंड. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर स्पीकर के, प्लीज कीप दिस इन माइंड, अगर स्पीकर के इफ स्पीकर के रिजोल्यूशन को रिमूवल का रिजोल्यूशन नहीं है, इन दैट केस नॉर्मली स्पीकर के पास कास्टिंग वोट होता है. दैट मीन्स वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट नहीं करता, बस जब वोट करता है जब एक टाई हो. बट प्लीज सी हियर, यहां पर रिवर्स है टोटली. ओके, अगर रिमूवल की बात आ रही है, रिमूवल का रिजोल्यूशन है, तो वहां बस फर्स्ट इंस्टांस में वोट कर सकता है, कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता. ओके, एंड स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सिटिंग. स्पीकर could allow a secret sitting, and speaker decides whether bill is money bill or not. Okay, he decides on disqualifications due to anti-defection. Okay, and speaker is ex officio chairman of Indian parliamentary group, conference of presiding officers of legislative bodies. He appoints the chairman of all parliamentary committees. So जितनी भी parliamentary committees है उसका chairman कौन appoint करता है? Speaker. And he heads committees, important committees. कौन सी committees? This is BAC, means Business Advisory Committee. Okay, Business Advisory Committee. Okay, RC means Rules Committee, and GPC means General Purpose Committee. Okay, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्पीकर कौन सी कमिटीज हेड कर सकता है. तो स्पीकर हेड्स बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, स्पीकर हेड्स रूल्स कमेटी, एंड स्पीकर हेड्स जनरल पर्पस कमेटी. ओके, नाउ बिकॉज स्पीकर इज सच एन इंपॉर्टेंट ऑफिस, इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, तो टू इंश्योर दैट ही इज इंडिपेंडेंट, द स्पीकर रिमेन्स इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, सम प्रोविजंस आर देयर. सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये आप देख चुके हो, दैट स्पीकर कैन बी रिमूव्ड only by a resolution of effective majority. Okay, and also ये सब safeguards हैं. Okay, also salaries and allowances of speaker are fixed by the parliament and are charged on consolidated fund of India. Charge मतलब उन पे वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट पे. There could be no voting on the salary and allowances of speaker in the parliament. और जो वर्क और कंडक्ट है स्पीकर का, इट कुड नॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड इन लोकसभा until unless a motion for resolution is being discussed. A motion for removal of, or a resolution for removal of speaker is being discussed. Okay, so जब तक स्पीकर को रिमूव करने के लिए कोई रिजोल्यूशन डिस्कस नहीं किया जा रहा, तब तक जो है उसका वर्क और कंडक्ट लोकसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता. Now, Speaker also has power to regulate procedure and conducting business or maintaining order in the House, right? And this is not subject to jurisdiction of courts. Okay. Also, he cannot vote at first instance, so this ensures impartiality. And he has been given very high position in order of precedence. Okay. अब अगला हम देखते हैं डेप्यूटी स्पीकर. सो अगेन इलेक्शन तो लोकसभा के मेंबर्स अमंगस्ट फ्रॉम देमसेल्व्स, उनके बीच में से ही किसी को इलेक्ट करते हैं. एंड अगेन एक कन्वेंशन है कि नॉर्मली जो हमारा डेप्यूटी स्पीकर है, ही बिलोंग्स टू दी अपोजिशन पार्टी, और टेन्योर इज लाइफ ऑफ लोकसभा. और वैकेंसी, अगेन वैकेंसी अराइजेस इन ऑफिस व्हेन ही सीजेस टू बी मेंबर और रिजाइंस टू द स्पीकर और रिमूव्ड बाय all the then members of Lok Sabha. Again, effective majority. And again here भी, यहाँ भी 14th
14 डेज का नोटिस देना जरूरी है बिफोर मूविंग एनी सच रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डेप्यूटी स्पीकर 14 डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड. सो पावर्स रोल्स फंक्शंस जो है, जहां तक इसका जो मेन फंक्शन है डेप्यूटी स्पीकर का वो यही है कि अगर स्पीकर एब्सेंट है, राइट, इफ द ऑफिस इज वैकेंट और स्पीकर इज एब्सेंट, in that case deputy speaker acts as the presiding officer. Okay, और तब वो सारी पावर्स जो स्पीकर की वो अज्यूम कर लेता है एंड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस. ओके, ऑल्सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. डेप्यूटी स्पीकर deputy speaker is not subordinate to speaker. Please keep this in mind, very important, that deputy speaker is not subordinate to speaker. Okay, also if speaker presides, जब स्पीकर प्रिसाइड करता है नॉर्मली, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्पीकर प्रिसाइड करता है, इन दैट केस ही ओनली एक्ट्स एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉर्मल मेंबर ऑफ द लोकसभा. ओके, एंड अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में स्पीकर मेंबर है, देन ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन. ओके, सॉरी, डेप्यूटी स्पीकर मेंबर है, देन ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन. So if in any parliamentary committee our deputy speaker is a member, then he automatically becomes a chairman. Okay, कुछ other aspects. So by convention deputy speaker comes from opposition party. origin कहां से हुआ था इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. तब इनको बोलते थे प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ओके, एंड सच्चिदानंद सिन्हा वाज फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर. प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड. ओके, पीसीएस में स्टेट पीसीएस टेट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है. And Vittal Bhai J. Patel was first Indian and first elected Speaker of the Central Legislative Assembly. Okay, first Indian and first elected Speaker of Central Legislative Assembly कौन था? Vittal Bhai J. Patel. Okay, and G.V. Mavlankar and Anant Swami Iyengar were first Speaker and first Deputy Speaker of Lok Sabha. So G.V. Mavlankar was first Speaker and Anant Swami Iyengar was the first deputy speaker. Okay, अब हम देखते हैं आगे कुछ और एस्पेक्ट्स. सो जैसे बेसिकली देखिए क्या है कि अगर देखिए स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर इज एब्सेंट, डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो उसके बाद कौन प्रिसाइड करेगा? तो उसके बाद बनाया गया है एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा. आफ्टर दैट देयर इज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, नॉट मोर देन 10 पर्सन. ओके, और ये कौन? स्पीकर नॉमिनेट करता है. एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड, दे ओनली प्रिसाइड इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. ओके, अगर स्पीकर एब्सेंट है और डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है, तो ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है इनमें से एक प्रिसाइड करेगा एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. ओके, बट अगर वैकेंसी है, इन केस ऑफ वैकेंसी, देन इट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक मेंबर ऑफ, किसी भी मेंबर को हाउस के, टू प्रिसाइड ओवर दी the meeting. Okay, to preside over the Lok Sabha. Okay, so please keep this in mind, very important point. Okay, also अगला important term है speaker pro tem. So basically जब भी जैसे ही कोई नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है और जैसे ही फर्स्ट टाइम वो मिलती है, तो फर्स्ट टाइम में ही प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ लोकसभा एज स्पीकर प्रो टेम. जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है यूजुअली उसको स्पीकर प्रो टेम अपॉइंट कर लेता है प्रेसिडेंट. और स्पीकर प्रोटेम का रोल ही ये होता है टू प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग, सो दैट टू सबको ओथ एडमिनिस्टर हो जाए एंड एक नया स्पीकर इलेक्ट हो जाए. और जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट होता है, ये स्पीकर प्रोटेम हट जाता है. ओके, सो इट इज अ टेम्परेरी पोजीशन. अब हम पढ़ते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. सो यू ऑल नो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राइट? So removal is in the same way as vice president is removed. Okay, and powers and functions are similar to Lok Sabha speaker except दो जगहों पे. Okay, deciding on money bill and presiding over joint sitting. So इन दो चीजों को छोड़ के सारे similar powers and functions हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास, फॉर राज्यसभा जो लोकसभा स्पीकर के पास लोकसभा को लेके पावर्स है. नाउ चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि चेयरमैन जो है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. अभी तक हमने देखा स्पीकर इज मेंबर ऑफ द हाउस, डेप्यूटी स्पीकर इज मेंबर ऑफ द हाउस, बट चेयरमैन इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस. ओके, एंड अगेन ही कैन नॉट, डिस्पाइट, नाउ दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग, डिस्पाइट नॉट बीइंग मेंबर ऑफ द हाउस, though he cannot vote in first instance,
मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में सबसे पहले वोट नहीं कर सकता, बट जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स है या जब टाई हो जाएगी तब वोट कर सकता है। ओके, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता, जब टाई होगी तभी वोट कर सकता है। और सैलरी और अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन आर फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट एंड चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, तो ही डज नॉट परफॉर्म एनी ड्यूटी एज रोल ऑफ चेयर। तब कौन करता है? तब करता है आपका चेयरमैन ऑफ, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन, दिस इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जब जब आपका वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट, तब जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है राज्यसभा का? डेप्यूटी चेयरमैन, राइट? So deputy chairman again, he is elected by the Rajya Sabha itself from among its members. Please ध्यान रखिए deputy chairman के बारे में ये, right? He is a member of the house and he is elected from the Rajya Sabha. And again इसके ऑफिस में वैकेंसी कब आती है? He ceases to be a member or he resigns to the chairman or he is removed by the majority of all the then members. Again effective majority. Again this will not be Lok Sabha, this will be Rajya Sabha, sorry. So I will correct it in the notes. Okay. So again because ये सारा सिमिलर है, ओके, डेप्यूटी चेयरमैन के लिए, यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन के लिए ये सब सिमिलर है, ओके। एंड अगेन ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन इफ द ऑफिस इज वैकेंट, राइट? सो अगर अगर जो है चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट है मतलब बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है ऑफिस में, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो इन दैट केस कौन करेगा उसकी ड्यूटीज परफॉर्म? डेप्यूटी स्पीकर। सिमिलरली एब्सेंस में भी डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म करेगा, सॉरी डेप्यूटी चेयरमैन, आई कीप गेटिंग कंफ्यूज्ड, ओके, आप मत कंफ्यूज होना। सो अगर जो है राज्यसभा में चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो या एब्सेंट हो, या जो हमारा चेयरमैन है वो यू नो ही इज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, राइट? जो वाइस प्रेसिडेंट जो है, बिकॉज ही इज एक्स ऑफिशियल एंड ही इज परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, सो इन दैट केस कौन प्रिसाइड करता है राज्यसभा पे? डेप्यूटी चेयरमैन, ओके। Again he is directly responsible to Rajya Sabha, okay, so he is not subordinate to the chairman. Deputy chairman is not subordinate to the chairman, okay. And again deputy chairman also gets the casting vote in case of tie, okay. Normally अगर जब chairman preside कर रहा है then deputy chairman is a normal member, right? तब he acts as a normal member of Rajya Sabha, but जब वो when he is acting as a presiding officer then he gets a casting vote. Okay, salaries and allowances are fixed by the parliament and are charged on consolidated fund of India. And there is also similar to panel of chairperson, panel of speakers, right? Panel of chairpersons for Lok Sabha. There is panel of vice chairpersons. Okay, for Rajya Sabha. For and again this is for absence, not vacancy, right? अगर vacancy होगी, okay, if there is a vacancy, उस केस में president appoint करेगा राज्यसभा में से ही एक member को to preside over the sitting, okay. So again अब हम lastly again we are finishing it up, okay. lastly कुछ aspects देख लेते हैं, okay. I know थोड़ा lecture लंबा हो गया है, but this is some last aspects. So parliament का एक secretariat है, सेक्रेटेरिएट में देखिए राज्यसभा का सेपरेट है, लोकसभा का सेपरेट सेक्रेटेरिएट है, और ये सेक्रेटेरिएट खुद के स्टाफ अपॉइंट करते हैं। अगेन इनको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। सिमिलरली दे सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, वो हेड करते हैं इसको। नाउ लीडर ऑफ द हाउस, हु इज द लीडर ऑफ द हाउस? ओके, प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर जो है he is the leader of the house, okay. लोकसभा की बात की जाए so prime minister is the leader of the house, right? अगर मान लीजिए लोकसभा जो प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम राज्यसभा, जैसे मनमोहन सिंह के केस में प्राइम मिनिस्टर वाज फ्रॉम राज्यसभा, so there could be a minister who is member of Lok Sabha and nominated by PM, he could act as leader of the house, okay. So I hope ये आपको क्लियर है कि who could be leader of house. Normally अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द हाउस, बट यस अगर मिनिस्टर है कोई अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से आता है, और सो देन ही कुड अपॉइंट, ही कुड नॉमिनेट अ मिनिस्टर इन द लोकसभा एज लीडर ऑफ द हाउस, ओके. और सिमिलरली वी हैव अ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, ओके. ही कुड आल्सो बी अ मिनिस्टर और अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओके, एंड इज अगेन नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच. सो ऑलमोस्ट सब पूरा सिमिलर है, ओके. जैसे लोकसभा में लीडर ऑफ हाउस होगा, वैसे ही राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ हाउस होगा, ओके. एंड देन देयर इज लीडर ऑफ अपोजिशन.
Now this has been accorded statutory recognition in 1977. Okay, statutory matlab by law recognized है that leader of opposition is recognized by law. Okay, and जो leader of largest opposition party, again it should not have less than 1/10 seat. So again this is a criteria. तो किसी को भी अपोजिशन पार्टी क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया है कि इट शुड नॉट हैव लेस देन 1/10 सीट, और जो लीडर है उस पार्टी का ही बिकम्स द लीडर ऑफ द अपोजिशन. ओके, और लास्ट हम पढ़ते हैं विप. सो विप इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशंस ऑफ द पार्लियामेंट of the parliamentary form of government. Okay, whip is not mentioned anywhere, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना किसी लॉ में मेंशन है, ना रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है लोकसभा का उसमें मेंशन है या राज्यसभा का उसमें मेंशन है. इट इज प्योरली बेस्ड ऑन कन्वेंशन. ओके, and it is appointed by the political party itself to serve as assistant floor leader. So basically whip issue करता है directions to all the members of of a political party who are members in the in Lok Sabha और राज्य सभा, उनको डायरेक्शंस इशू करता है. एंड अगेन इसके डायरेक्शंस मानना कंपलसरी है. अगर इसके डायरेक्शंस वायलेट होते हैं सो दे कुड बी डिस्क्वालिफाइड, इट वुड बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन एंड दो दे कुड बी डिस्क्वालिफाइड. ओके, so again this is it for our session. So देखिए I will cover previous year questions as I already told you after completing parliament, and I know lecture थोड़ा लंबा है but please देखिए ये थोड़ी ऐसी प्रोविजन बेस्ड और फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेगी और उसके लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेट टू रिवीजन. ओके, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने होंगे. ओके, so thank you very much guys. See you again next time with another lecture on Indian polity, and उसमें हम पार्लियामेंट पार्ट 2 पढ़ेंगे. उसमें आगे चीजें हम देखेंगे रिगार्डिंग कि क्या मोशंस हैं, केसेस एक सेशन समन होता है, व्हाट आर डिफरेंट मोशंस, रिजोल्यूशन, व्हाट इज द प्रोसीजर, और बजट कैसे पास होता है. ये सब हम अब अगले सेशन में देखेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम.